वेलकम टू वाइसीज। एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर को पहली बार ऑब्जर्व किया गया है। यूनिवर्स में हर साल ऐसे 10,000 से 1 लाख कोलिशंस होते होंगे। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्लैक होल से जिस रेट पर मर्ज होते हैं, पहली बार इसे डायरेक्टली मेजर किया गया है। जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे की तरफ स्पिन करते हुए मिलते हैं तो इसे मर्जिंग कहते हैं। इसे कई बार ऑब्जर्व किया जा चुका है। दो न्यूट्रॉन स्टार्स को मर्ज होते हुए भी पाया जा चुका है। लेकिन अगर एक ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार मर्ज हो तो क्या हो सकता है? इसके अब तक सिर्फ अनुमान ही लगाए गए थे, मगर अब सामने आया है कि इस फिनोमिनन का भी निरीक्षण किया जा चुका है, एक नहीं बल्कि 2 बार। और इसे देखते हुए इसे मर्जर नहीं बल्कि गल्पिंग कहा जाना चाहिए। जी हाँ, जब एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल एक दूसरे की तरफ स्पिन होते हुए आते हैं तो ब्लैक होल लिटरली उस न्यूट्रॉन स्टार को निगल जाता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि आखिर में एक ब्लैक होल ही बनता है। 18 महीनों के एनालिसिस के बाद ये खोज 29 जून को द एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल लेटर्स में पब्लिश हुई। इसमें लीगो, वर्गो और कार्गा पर काम कर रहे 1000 साइंटिस्ट्स की कोलैबोरेशन शामिल है। ये नई ऑब्जर्वेशंस स्टार्स की लाइफ साइकिल को समझने के नए रास्ते खोलती है। इससे हम स्पेस टाइम की प्रकृति और एक्सट्रीम प्रेशर्स और डेंसिटीज़ पर मैटर के बिहेवियर को भी समझ पाएंगे। हमारी गैलेक्सी के बाहर होने वाले इस मर्जर से एक मिसिंग टाइप ऑफ बाइनरी भी अब मिल चुकी है। फाइनली इससे हम समझ पाएंगे कि इस तरह के कितने सिस्टम्स पाए जाते हैं, ये कितने लगातार मर्ज होते हैं और ऐसे उदाहरण हमें अब तक मिल्की वे गैलेक्सी में क्यों देखने को नहीं मिले। आइए जानते हैं वे इसे कैसे देख पाए। दरअसल जब ऐसे कोलिजन्स होते हैं तो स्पेस टाइम में यूनिक रिपल्स देखने को मिलते हैं। बस इन्हीं यूनिक रिपल्स को ऑब्जर्व कर वे इसे डिटेक्ट कर पाए। लीगो यानी लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और वर्गो ऑब्जर्वेटरी से ये संभव हो पाया। ये दोनों वेधशाला दूर ब्रह्मांड में होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट कर लेती है। एस्ट्रोनॉमर्स खुद के ऑब्जर्वेशंस और विभिन्न प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से सुपर कंप्यूटर में होने वाले स्टिमुलेशन से इस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव से चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टेलर पैलियोंटोलॉजी में आता है। इसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और इनके बनने के एनवायरनमेंट के बारे में भी पता लगाया जाता है। पिछले साल 5 जनवरी को एस्ट्रोफिजिसिस्ट को ब्रह्मांड के दूर के हिस्से से एक चर्प साउंड सुनाई दिया। ये क्षणभंगुर ध्वनि पहले कभी भी सुनी नहीं गई थी। ये स्पेस टाइम में बनी एक बड़ी लहर की वजह से आ रही थी, अर्थ से 900 मिलियन लाइट ईयर्स दूर होने वाली एक ग्रेविटेशनल वेव से, यानी डायनासोर्स के आने से भी बहुत पहले। इसे एक लीगो और एक वर्गो डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया था। माना जा रहा है कि इसमें मर्ज होने वाला ब्लैक होल हमारे सूर्य के मास से 9 गुना ज़्यादा था। वहीं न्यूट्रॉन स्टार का मास सूर्य से 2 गुना था। ये डिस्टॉर्शंस इन दोनों के डाइंग ऑर्बिट के फाइनल 30 सेकंड की वजह से हुए थे, जिसके बाद इनका कोलिजन हो गया। इसके ठीक 10 दिनों बाद फिर ऐसा ही एक साउंड डिटेक्ट हुआ, यानी 15 जनवरी 2020 को एक और ग्रेविटेशनल वेव ने अर्थ पे मौजूद डिटेक्टर्स को पिंग किया। ट्विन लीगो और एक वर्गो, इन तीनों फैसिलिटीज से ऐसे ही एक और मर्जर को डिटेक्ट और ऑब्जर्व किया गया। इसमें मर्ज होने वाला ब्लैक होल सूर्य से 6 गुना बड़ा था, जबकि इसका न्यूट्रॉन स्टार सूर्य से 1.5 टाइम्स था। ये मर्जर करीब 650 मिलियन और 1.5 बिलियन लाइट ईयर्स पहले हुआ था। 5 जनवरी 2020 को जो चर्प डिटेक्ट हुई थी उसे नाम दिया गया है GW200105। वहीं 15 जनवरी 2020 को डिटेक्ट हुई चर्प को GW200115 कहा जाएगा। ये साइंटिफिक नेम्स थोड़े कंफ्यूजिंग है ना? अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम इनकी डिस्कवरी की तारीख पर रखा गया है। एनालिसिस के दौरान कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट्स इन्हें रिस्पेक्टिवली लेनी और कार्ल कहते थे। न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स ये यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में से हैं। ये बड़े मृत स्टार्स के फॉसिल अवशेष हैं
जब सूर्य से 8 गुना बड़े एक स्टार में ईंधन की कमी होने लगती है तो इससे एक भव्य विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इससे जो बचता है वह न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल हो सकता है, और इससे क्या बनेगा वो स्टार की साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर स्टार छोटा है तो यह कोलैप्स होकर इनक्रेडिबली डेंस ज़ॉम्बी स्टार में बदल जाएगा जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। स्मॉल स्टार मतलब हमारे सूर्य से 10 गुना बड़ा। वहीं एक बड़ा स्टार ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार टिपिकली सूर्य से 1.5 से 2 गुना मैसिव हो सकता है, लेकिन ये इतने डेंस होते हैं कि इनका सारा मास एक शहर जितने किसी ऑब्जेक्ट में पैक किया जा सकता है। इस डेंसिटी में एटम्स अपना स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं रख पाते हैं और फ्री क्वार्क्स और ग्लूऑन्स की एक्सट्रीम में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्वार्क्स और ग्लूऑन्स ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ब्लैक होल्स तो इनसे भी ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। ये कितने विशाल हो सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन सभी ब्लैक होल्स में 2 चीज़ें समान होती है, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन ब्लैक होल्स की सरफेस पर एक पॉइंट है जहाँ से वापस नहीं आ सकते। इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट भी यहाँ से बचकर बाहर नहीं निकल सकती। सिंगुलैरिटी इनके सेंटर में मौजूद एक पॉइंट है। आज तक हम जितने भी फिजिक्स के लॉज को जानते या समझते हैं वे सब यहाँ आकर टूट जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स एक तरह की रहस्यमयी पहेली है। अच्छा, तो ये कोलिजन्स या मर्जर किस तरह होते हैं? इसके लिए भी 2 थ्योरीज हैं। एक ये कि बाइनरी स्टार का हर सदस्य सुपरनोवा होकर एक्सप्लोड हो जाता है और 2 घने रेमनेंट्स बनते हैं। ये रेमनेंट्स आखिरकार मर्ज हो जाते हैं। जबकि दूसरी थ्योरी के अनुसार डिस्पैरेट स्टार्स पहले सुपरनोवा एक्सप्लोजन सहते हैं और फिर बाइनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जब हम कोलाइड या मर्ज इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरी तरह से दृढ़ नहीं हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच क्या हुआ। एक दूसरे की ग्रेविटी से ट्रैप होने के कारण इन्होंने एक लंबे समय तक एक दूसरे को सर्कल किया और आखिरकार ये एक साथ हो गए। न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में गॉबल हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब न्यूट्रॉन स्टार्स ब्लैक होल्स में मिलते हैं तो वे डीफॉर्म हो जाते हैं और अपने मैटर के इन्फॉर्मेशन को ग्रेविटेशनल वेव्स पर इम्प्रिंट करते हैं, जिनका हम पृथ्वी पर निरीक्षण करते हैं। इससे हमें इसका भी पता लगता है कि न्यूट्रॉन स्टार्स की कॉम्पोजिशन के साथ एक्सट्रीम प्रेशर और डेंसिटी में ग्लूऑन्स और क्वार्क्स किस तरह से बिहेव करते हैं। साइंटिस्ट अभी इस पर श्योर नहीं है कि इससे विजिबल लाइट सिग्नल मिलता है या नहीं। ज़्यादा प्रिसाइज डिटेक्शन पर साइंटिस्ट 2900 फुल मून्स के इक्विवेलेंट जितना एरिया कन्फ्रंट कर पाए थे। वैसे भी भिड़ंत इतनी दूर है कि इसकी लाइट जब तक अर्थ तक पहुंचती तब तक लाइट बहुत डिम हो चुकी होती। तो माना जा रहा है कि कोई भी लाइट सिग्नल नहीं प्रोड्यूस हुआ होगा। एस्ट्रोनॉमर्स आने वाले दशक में हज़ारों ऐसी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शंस को ऑब्जर्व करने की उम्मीद रखते हैं।